हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर एक महामैराथन सीरीज चला रहे हैं हम लोग हैं। इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे थे, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को कवर अप कर रहे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप लोग PYQ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, वहाँ पर आपको कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम एक बार एक वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो इस सीरीज़ में अभी तक हमने 6 लेक्चर को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा 7वां लेक्चर है। इस 7वें लेक्चर के अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके हर एक टॉपिक को समझ लेते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम बचा है। और बच्चों, आप लोगों में से कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया, सर डेली लाइए। बच्चों, डेली लाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए, तो इसीलिए आप लोगों को एक दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन इस सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। 6 से 7 लेक्चर जो हैं 6 हो चुके हैं, 7वां लेक्चर आज है और 10 से 12 लेक्चर ही लगेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंतर्गत और आपको पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आपका रिवीजन शुरू कर दिया जाएगा। जैसे बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना पर टिप्पणी कीजिए, या फिर एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको समझ लेना। देखिए, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, और क्वेश्चन आ सकता है कब दी थी और किस पर दी थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग तैयार कर लेंगे। देखिए, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी, यानी कि 2 साइंटिस्ट थे बिडल और टाटम, इन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इन्होंने सन 1941 ईस्वी में, और कब दी थी, सन 1941 ईस्वी में दी थी, ये भी क्लियर हो गया। न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। इन्होंने किस पर किया था, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक था, ठीक है, सिद्ध किया था कि इनके अनुसार प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि जो जीन होता है, प्रत्येक जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। एक जीन ने एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। कब दी थी, 1941 ईस्वी में दी थी। किस पर दी थी, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक पर दी थी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं बचा होगा। अब बच्चों आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग को जो बच्चों किसने विकसित किया था, किस लिए विकसित किया गया और इसके उपयोग क्या क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है, एक को एलेक्स जेफरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विकसित किया था। इसके माध्यम से प्रत्येक जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। यानी कि प्रत्येक जीव का जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है वो अलग हो। कुछ एक्सेप्शन के तौर पर अगर समान जुड़वा को हम छोड़ दें, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, सभी में आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। समान जुड़वा को छोड़कर कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते, यानी कि जुड़वा की बात नहीं करें, अगर उनको छोड़ दें तो कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते। ये भिन्नता DNA के कारण होती है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे बच्चों किसी भी चोरी में, किसी हत्या में और किसी लड़ाई झगड़ा आदि में। देखिए, लड़ाई झगड़ा आदि हो गया, चोरी हो गई, हत्या में क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। और किसी गुमशुदा की अगर तलाश करनी है, उसके पेरेंट्स का पता लगाना है, उसके घर वालों का पता लगाना है, तो इस प्रकार की जो तकनीक्स होती हैं उनमें भी कई सारी जगहों पर DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ गए। 1 से 2 बार इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको भी याद कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों अनुलेखन के बारे में। देखिए, अनुलेखन क्या होता है, DNA में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में स्थानांतरित होना अनुलेखन कहलाता है। यानी कि जो भी DNA में के ऊपर जो भी सूचनाएं थीं, उन सूचनाओं का mRNA में स्थानांतरित, यानी कि मैसेंजर RNA के द्वारा स्थानांतरित हो जाना ही अनुलेखन कहलाता है। एक होता है बच्चों अनुवादन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो इन सभी चीज़ों, अनुलेखन और अनुवादन, उनमें से अनुलेखन ज़्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है DNA पैकेजिंग। देखिए, DNA पैकेजिंग क्या होता है, इस चीज़ को भी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस पर भी टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई।
देखिए डीएनए की कुल लंबाई केंद्रक की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, यानी कि जो बच्चों हमारा डीएनए होता है इसकी लंबाई जो होती है वो केंद्रक की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया यानी कि इशरिचिया कोलाई की बात की गई है कि डीएनए की लंबाई 1.36 माइक्रोमीटर होती है। अतः इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा केंद्रक के अंदर रखा जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है लंबा लंबा डीएनए होता है, इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा हमारे डीएनए पैकेजिंग के द्वारा इसको केंद्रक के अंतर्गत अंदर रखा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए क्या कहलाता है। याद रख लेना, डीएनए जो लिपटा हुआ आता है हिस्टोन प्रोटीन पर उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अर्थात लंबे डीएनए अणुओं को हिस्टोन प्रोटीन से लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। अर्थात ये जो इतने भारी भारी डीएनए हैं इनको हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट कर रखना ही हमारा डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। जन्मजात रोग या फिर आनुवंशिक रोग, देखिए वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, आनुवंशिक विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं या होते हैं, उन्हें आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात रोग। ऐसे रोग जो आपके माता पिता से बच्चों में पहुंच जाते हैं उन्हें हम जन्मजात या फिर आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे बच्चों हम बात कर रहे थे हीमोफीलिया, बाढ़ांधता की बात कर रहे थे, थैलेसीमिया, सिकल सेनेमिया आदि सारे रोगों की हम बात कर रहे थे, वहीं से वो सारे क्या थे, एक जन्मजात रोग, ठीक है। और दूसरा रोगों का टाइप होता है बच्चों उपार्जित रोग। एक जन्मजात रोग होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, उपार्जित रोग जो हम अर्जित करते हैं। वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक आपके संक्रामक रोग हो सकते हैं, एक असंक्रामक, यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकते। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है कोरोना वायरस। आप लोगों ने देखा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, इसीलिए कहा था 1 से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि एक दूसरे से दूर रहना है। जुकाम हो गया, चेचक आदि जो है क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग है। वहीं पर कैंसर हो गया, सूखा हो गया, रतौंधी स्कर्वी रोग हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। अगर बच्चों किसी व्यक्ति को कैंसर है, अगर आप उसके संपर्क में हैं तो क्या आपको कैंसर हो सकता है? नहीं। किसी व्यक्ति को रतौंधी है, आप उसके व्यक्ति के संपर्क में हैं कि आपको रतौंधी हो सकती है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है अमीबीय पेचिस, यानी कि जिसको अमीबियोसिस कहते हैं। एक कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये मनुष्यों में अमीबीय पेचिस जो होता है, ये मनुष्यों में ये रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। याद रख लेना किसके द्वारा फैलता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। ये रोग, ये बच्चों क्या एक प्रोटोजोन होता है, ये बड़ी आंत के कोलन भाग का परजीवी है। और ये बच्चों याद रखना है कि बड़ी आंत जो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके कोलन भाग की 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो कोलन भाग का परजीवी है। इसकी खोज लैम्बल ने की थी, यहाँ पर लैम्बन होना चाहिए, तो बच्चों लैम्बन या लैम्बल आप याद रख लेंगे, ने की थी। तथा इसके रोगजनक स्वभाव का पता फ्रेडरिक लॉस ने लगाया था। इसकी खोज तो लैम्बन ने की थी, लेकिन इसके रोगजनक स्वभाव का जो पता था वो फ्रेडरिक लॉस ने लगाया था। ये रोग मक्खी द्वारा फैलता है। इसके मल के साथ खून आने लगता है। इसमें होता क्या है बच्चों, मल के साथ खून आने लगता है, जिसे अमीबीय पेचिस या खूनी पेचिस भी हम कहते हैं। याद रख लेना, काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। दूसरा बच्चों, इसी में आगे आप देखेंगे एंट अमीबा का जीवन चक्र कैसे जीवन यापन करता है। एक परपोषी यानी कि मोनोजेनेटिक परजीवी द्वारा होता है और ये अपना जीवन चक्र मनुष्य की आंत में पूरा करता है। इसका ट्रोपोजॉइन कोलन में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। इसका ट्रोपोजॉइन होता है द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है और 2 कोशिकाएं बनाता है और ये आंत में भोजन ग्रहण करके बार बार विभाजन करता है। 2 कोशिकाएं बना लेता है, उसके बाद में आंत में भोजन ग्रहण करता है और अपने आप को बार बार विभाजित करता है, जिसकी इसकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, ठीक। अब बच्चों इसके रोकथाम और उपचार की बात करें तो हमें खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए क्योंकि मक्खियों से फैलता है, यानी कि मक्खी उस जगह पर नहीं जानी चाहिए खाने पीने की वस्तुओं पे। अपने आसपास जो है साफ सफाई रखनी चाहिए। उपचार हेतु रोमेटिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वाला रोग एंटमीबा जो अमीबिया पेंचिस है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोन के द्वारा फैलता है, इससे बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, जब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद हो जाएगा। कोई इसमें वो नहीं है जो ज़्यादा वर्ड है जो आप याद रखें। सबसे मेन बात, ये बड़ी आंत के कोलन भाग का परजीवी है जो होता है अमीबिया पेंचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, इसे हम खूनी पेंचिस भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। और ये किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा। तो मक्खियों के मच्छी जो होते हैं उनके एक तरीके से उनके मच्छियों को कैसे आप रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको उपाय पता होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है सारे क्लियर हो गए। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। जो अगला हमारा जो रोग है वो है डेंगू यानी कि रीढ़ की हड्डी का बुखार। ये रोग डेंगू वायरस या फिर आरएनए विषाणु के द्वारा फैलता है। अगर हम इसके बच्चों संक्रमण की बात करें तो इस रोग का संक्रमण मादा एडेज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का संक्रमण जो है एडेज एजिप्टाई जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। इस वायरस से संक्रमित बच्चों पर इस रोग का प्रभाव जो है अपेक्षाकृत कम होता है। इस वायरस से संक्रमित जो बच्चे होते हैं उसमें इस रोगजनक का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। उन्हें हल्का बुखार, जुखाम, थकान आदि लक्षण हो सकते हैं। उन्हें क्या होगा? हल्का बुखार आएगा, जुखाम, थकान और आदि जो लक्षण हैं वो नॉर्मल दिख सकते हैं। लेकिन बड़े व्यक्तियों में इसका प्रभाव अधिक होता है और इन्हें तेज बुखार, तीव्र सिर दर्द, पेशियों एवं संधियों में दर्द होता है। कभी कभी रक्त स्त्राव भी देखने को मिलता है। यानी कि ये बच्चों में कम इफेक्टिव होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अगर बच्चों डेंगू के लिए हम परीक्षण की बात करें तो इसके लिए एक एलिसा टेस्ट होता है और PCR भी करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का भी हम उपयोग करते हैं। ठीक, फिर बात आती है सर इसके रोकथाम क्या होंगे? तो मच्छरों को नष्ट करें, इसके प्रजनन की जगहों को नष्ट करें। तालाबों में गैम्बूसिया मछली को छोड़ना चाहिए जो कि इनके प्रजनन के इनके लार्वा को खाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों। अगला बच्चों है हाथी पाँव या इसी को हम पील पाँव भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रेड बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। हाथी पाँव को बाउचेरिया ब्रोंकेप्टाई जो हाथी पाँव रोग है ये बाउचेरिया ब्रोंकेप्टाई निमेटोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाउचेरिया ब्रोंकेप्टाई एक निमेटोड है उसके द्वारा फैलता है। इसका वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है हाथी पाँव का वाहक होता है। रोगजनक और इसके लक्षण की बात करें, वयस्क कृमि जीवित या मृत दोनों अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। यानी कि जो वयस्क कृमि होता है वो चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, वो दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? बीमारी उत्पन्न करता है। जीवित अवस्था में खुजली पैदा करता है और एंडोथीलियम ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर, जो एंडोथीलियम ऊतक होता है इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर डिंब वाहिनी को बंद कर देती हैं। ठीक है, जिससे सूजन, बुखार आदि समस्याएं होती हैं। ये बीमारी फाइलेरियासिस कहलाती है। इस रोग को फाइलेरिया कहते हैं और इस बीमारी को फाइलेरियासिस भी कहते हैं। उपचार की बात करें तो मच्छरों से बचने का उपाय करना चाहिए। आप जितना मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, मच्छरों से बचने का उपाय करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि फाइलेरिया की जो गोली हैं वो हमारे गाँव में, गली गली, मोहल्ले में जो आशाएँ होती हैं उनके द्वारा खिलाई जा रही हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इन गोली जो टैबलेट्स होते हैं उनका सेवन आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस रोग की अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो इसीलिए यानी कि हो जाने के बाद में इसकी दवाई करना मुश्किल हो जाता है, इसका इलाज। तो इसीलिए आप इसके पहले ही इसके जो मेडिसिन है उनको ले लें, ताकि आपको अगर कोई मच्छर काटता है तो उसका लक्षण आपके अंदर उसका इफेक्ट ना पड़े। तो आई होप आपको आज के सीरीज के अंदर जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए समझ में आ गए हो। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।